हेलो एवरीवन, इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज का पाठ नेताजी का चश्मा इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसका उत्तर इस प्रकार है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसीलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करता था। देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी फौजी से कम नहीं थी। इसीलिए सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। प्रश्न नंबर 2। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस जी की जो प्रतिमा है वो लगी तो अवश्य मिलेगी, परंतु उनकी आंखों पर चश्मा नहीं लगा होगा, क्योंकि चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है और वहाँ अब किसी में भी वैसी देश प्रेम की भावना नहीं है। प्रश्न नंबर 2 का ख। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है, यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है वह भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है और इस धरोहर को संभाले हुए है। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। प्रश्न नंबर 2 ग। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? हालदार साहब इसलिए भावुक हो उठे क्योंकि उनके मन में आई हुई निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई और उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों से आंसू बनकर छलक उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह से भरी हुई है। प्रश्न नंबर 3। आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उत्तर। हालदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है, उनका मजाक उड़ाती है, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं, यानी घर बार छोड़ देते हैं, अपनी जवानी और अपनी जिंदगी किसी की भी परवाह नहीं करते। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता की भी तिलांजलि क्यों न देनी पड़े। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है। प्रश्न नंबर 4। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। सड़क के चौराहे के किनारे एक पान की दुकान में एक पान वाला बैठा है। वह काला तथा मोटा है, उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे हैं। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बना रहा है, वहीं दूसरी ओर उसका मुंह पान से भरा हुआ है। पान खाने के कारण उसके होंठ लाल तथा कहीं कहीं से काले भी पड़ गए हैं। उसने अपने कंधे पर एक बड़ा कपड़ा रखा हुआ है जिससे रह रहकर अपना चेहरा साफ करता है। प्रश्न नंबर 5। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। कैप्टन के बारे में हालदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले ने टिप्पणी की कि वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो पागल है। पान वाले द्वारा ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकता था, यानी कि वह लंगड़ा था, इसलिए वह फौज में नहीं जा सकता था। परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से बिल्कुल भी कम नहीं थी।
कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पानवाला उसे पागल कहता था। ऐसा कहना पानवाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है, जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। यानी कि ऐसे व्यक्तियों का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वह तो श्रद्धा के पात्र होते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? पहला वाक्य, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। हालदार साहब का हमेशा चौराहे पर रुकना और नेताजी को निहारना यानी कि उनकी मूर्ति को देखना, यह प्रकट करता है कि उनके अंदर भी देशभक्ति की प्रबल भावना थी और वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का हृदय से आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति को देखकर खुश होते थे, जिनके लिए उनके मन में श्रद्धा थी। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। कैप्टन की मृत्यु की बात पर पान वाले का उदास हो जाना और सर झुकाकर आंसू पोंछना इस बात को प्रकट करता है कि पान वाले के हृदय में भी कैप्टन के प्रति गहरी आत्मीयता की भावना थी। कहीं ना कहीं उसके मन में भी कैप्टन की देशभक्ति के लिए श्रद्धा थी, जिसके चलते कैप्टन के मर जाने पर वह दुखी हो गया। उपरोक्त घटना से पान वाले की संवेदनशीलता और देश प्रेम की भावना का पता चलता है। ग, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना यह प्रकट करता है कि वह देश के लिए त्याग करने वाले लोगों के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। उसके हृदय में देशभक्ति और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। प्रश्न नंबर 7, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, यानी कि कैप्टन को नहीं देखा था, तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। हालदार साहब ने जब तक कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर यानी कि मन मस्तिष्क पर कैप्टन की एक भारी भरकम मजबूत शरीर वाली रोबदार छवि अंकित हो रही होगी। उन्हें लगता था फौज में होने के कारण ही लोग उन्हें कैप्टन कहते होंगे, पर ऐसा नहीं था। प्रश्न नंबर 8, कस्बों, शहरों, महानगरों पर किसी न किसी श्वेत के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? आप अपने इलाके के चौराहे पर किसी व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों का क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, यह लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। इस तरह की मूर्ति लगाने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि उस महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन में बनी रहे। हमें ये स्मरण रहे यानी कि याद रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज के हित के लिए किस तरह के महान कार्य किए हैं। उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर ही हम भी अच्छे कार्य करें, जिससे समाज व राष्ट्र का भला हो। हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे। इसका कारण यह है कि आज के परिवेश में जिस प्रकार से हिंसा, झूठ, स्वार्थ, वैमनस्य, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार आदि बुराइयां व्याप्त होती जा रही हैं, उसमें गांधी जी के आदर्शों की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। गांधी जी की मूर्ति स्थापित होने से लोगों के अंदर सत्य, अहिंसा, सदाचार, सांप्रदायिक सौहार्द आदि की भावनाएं उत्पन्न होगी। इससे समाज व देश का वातावरण अच्छा बनेगा। हमारा यह उत्तरदायित्व भी होना चाहिए कि हम मूर्ति की गरिमा का ध्यान रखें, यानी कि जिस मूर्ति को स्थापित करें उसकी गरिमा का ख्याल रखें। हम ना तो स्वयं उस मूर्ति का अपमान करें और अथवा उसे क्षति पहुंचाएं और न ही दूसरों को ऐसा करने दें। हम उस मूर्ति के प्रति पर्याप्त श्रद्धा प्रकट करें और उस महापुरुष के आदर्शों पर स्वयं भी चलें तथा दूसरे लोगों को भी चलने के लिए
प्रेरित करें। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। इसका उत्तर इस प्रकार है। इन पंक्तियों का मानक हिंदी में रूपांतरण इस प्रकार है। अगर कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उसे मूर्ति वाला चौखट दे देता है और उसकी जगह दूसरा चश्मा लगा देता है। प्रश्न नंबर 11। भाई खूब, क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा की अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। भाषा का भंडार बढ़ता है, भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक हो जाता है, भाषा में प्रभावमयता आ जाती है और भाषा का अध्ययन करना आसान हो जाता है। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित वाक्य से निपात छाती और उनसे नए वाक्य बनाइए। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। इसका उत्तर इस प्रकार है। कुछ ना कुछ, तुम हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हो। को ही, राकेश को ही हमेशा अच्छे अंक मिलते हैं। तो था, रास्ते में कोई सवारी तो थी नहीं। अब भी, तुम अब भी बाजार नहीं गए। मैं 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में, इसमें मैं शब्द है। इस समय में तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों को क्रमवाच्य में बदलिए। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर देता है। यानी कि उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर दिया जाता है। उसके द्वारा यानी कि कैप्टन के द्वारा। पान वाला नया पान खा रहा था। इसका क्रमवाच्य इस प्रकार है। पान वाले से नया पान खाया जा रहा था। पान वाले ने साफ बता दिया था, यानी कि पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, यानी कि ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, यानी कि नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। और लास्ट है, हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। यानी हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। प्रश्न नंबर 14। नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्यों में बदलिए। माँ बैठ नहीं सकती, यानी माँ से बैठा भी नहीं जाता। मैं देख नहीं सकती, यानी कि मुझसे देखा भी नहीं जाता। चलो अब सोते हैं, इसका भाववाच्य इस प्रकार है। चलो अब सोया जाए। माँ रो भी नहीं सकती, यानी कि माँ से रोया भी नहीं जाता। इस पाठ का प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन आंसर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।